तो जो अपनी क्लास थी लास्ट सैटरडे को, देखो मंडे का ऑफ था, संडे का ऑफ था, 2 दिन का ऑफ हो गया। और कुछ बच्चे थे जो उन बोल रहे थे कि ऋतु अनुसार रसों की प्रधानता, ये समझ नहीं आया। और एक बच्चे ने ग्रुप में भी सेंड किया था, फिर उसको डिलीट कर दिया मैसेज को। अब पता नहीं उसको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन उसने मैसेज को डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं, अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से क्लास। ऋतु अनुसार रसों की प्रधानता, मैं दोबारा क्या से था रोदन का। क्या बोल रहे हो? सर वो मेरे भाई का मोबाइल था ना सर, इसलिए डिलीट हो गया वो, मैंने नहीं किया सर। कोई बात नहीं। ऋतु अनुसार रसों की प्रधानता दोबारा समझा देता हूँ मैं। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको सेवन करना है, खाना नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस काल में, उस टाइम पीरियड में कौन सा रस वातावरण में डोमिनेंट रहता है, कि कौन सा डोमिनेंट रहता है। मतलब जैसे गर्मियों में है, ग्रीष्म में देखो कटु रस। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब समझते हैं पहले शिवजी बसे। आपको ट्रिक्स याद होगी पहले क्लास की। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। और मैंने यहाँ पे लिखा है तिक्त, कषाय, कटु, अम्ल, लवण, मधुर। और मैंने बताया था कि पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, कटु, फिर ऐसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। एक तो ट्रिक्स ये बताई थी। चलो इसको छोड़ो, ये तो ट्रिक्स हो गई। लॉजिक की बात करते हैं। अपन ने यह बात की थी कि भाई उत्तरायण काल में 3 ऋतु आती हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। उत्तरायण काल में जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ते हैं, रुक्षता और ग्रीष्म मतलब गर्मी बढ़ती जाती है। तो जो मतलब रुक्षता बढ़ाने वाला सबसे, यहाँ पे देखो रुक्षता बढ़ाने वाला मतलब वात को बढ़ाने वाला सबसे नीचे जाएगा, और सबसे प्रबल है कटु, तो ग्रीष्म। मीडियम में क्या आएगा? कषाय। और ऊपर ऊपर सबसे कम बढ़ाने वाला वो है तिक्त। तो अपन चलेंगे उत्तरायण काल के हिसाब से। उत्तरायण काल में क्या है? धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, सूर्य की तीव्रता बढ़ रही है। तीव्रता बढ़ रही है तो मतलब रुक्षता बढ़ रही है, रुक्षता बढ़ रही है तो वात बढ़ रहा है। तो वात बढ़ने का जो क्रम है, सबसे कम किस में बढ़ेगा? वात शिशिर में। उससे थोड़ा ज़्यादा वात बढ़ेगा बसंत में, फिर उससे ज़्यादा वात बढ़ेगा ग्रीष्म में। तो ये रुक्षता बढ़ाने का क्रम है, मतलब वात इंक्रीज होता जा रहा है। तो वात सबसे ज़्यादा इंक्रीज मतलब कौन किसकी वजह से होता है? कटु की वजह से। तो डोमिनेंट कौन हुआ? कटु रस हुआ ग्रीष्म रस में। मीडियम कौन सा रहता है? कषाय रस। और लास्ट में ऊपर ऊपर तिक्त रस। तो इस तरीके से आप देखो, कई लॉजिक हैं, आप कैसे भी समझ सकते हो इस चीज़ को। इसी तरीके से अपन दक्षिणायन में आते हैं। दक्षिणायन में क्या होती है? स्निग्धता बढ़ती है भाई, गर्मी धीरे धीरे डाउन होती जाती है, सर्दी बढ़ती जाती है, मतलब सूर्य का बल कम होता जाता है। सूर्य का बल कम हो जाएगा तो स्निग्धता बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्निग्धता कौन बढ़ाएगा? नीचे नीचे मधुर रस हेमंत में। मीडियम कौन बढ़ाता है? लवण। और सबसे कम अम्ल। तो वो कैसे भी याद कर सकते हो आपका, देखो मैंने जैसे ट्रिक्स बताई वो उस हिसाब से याद कर सकते हो। उत्तरायण या दक्षिण काल के हिसाब से याद कर सकते हो। रसों के डोमिनेंट के हिसाब से याद कर सकते हो। 3 ट्रिक्स बता दी मैंने आपको, तो तीनों के हिसाब से आप कैसे भी इसको याद कर सकते हो। अब देखते हैं ऋतुएं, भारतीय मास और आधुनिक समय। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है लाइन। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आता है। क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में चल रही, जैसे आपकी एग्ज़ाम है, नवंबर में एग्ज़ाम है या सितंबर में एग्ज़ाम है, तो आपसे पूछेंगे कि वर्तमान में कौन सी ऋतु चल रही है और उसके भारतीय महीने लिखो। ये भारतीय महीने ना, माघ, माघ, फाल्गुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। अपनी मम्मी या पिताजी से पूछना, उनको याद नहीं रहते हैं भारतीय महीने, अपन को याद नहीं रहते, क्योंकि अपन बोलते हैं ना मॉडर्न ज़माने के, अपन को तो जनवरी फरवरी याद रहती है। देखो अपनी जो फैमिली मेम्बर है, दादा दादी है या फिर मम्मी पापा हैं, उनको याद रहते हैं ये महीने, अपन को भी याद करने अब। तो ऋतुएं, भारतीय मास और आधुनिक समय। तो ऋतुएं अपनी 6 हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। भारतीय मास 12 है बाकायदा, और वही आधुनिक समय 12। तो पहला ही ऋतु है शिशिर। तो शिशिर कहाँ से स्टार्ट होता है? पहले जो भारतीय महीने आते हैं माघ और फाल्गुन, ये नाम है मंथ के, जो भारतीय महीने हैं उनके नाम है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? 15 जनवरी से 14 मार्च, मतलब मिड जनवरी से मिड मार्च। आप याद ऐसे याद रख सकते हो, मिड जनवरी से मिड मार्च। फिर दूसरी ऋतु है बसंत, मिड मार्च से मिड मई। अब इसका 15 दिन का अंतर हो सकता है। देखो नीचे मैंने एक लाइन रखी है, शीत उष्ण वर्षा के लक्षण अनुसार अनुमानित समय, इसमें 10 से 20 दिन तक का अंतर आ सकता है। ये 1 जनवरी से भी हो सकता है, ये 25 दिसंबर से भी हो सकता है, क्योंकि 25 दिसंबर 20 दिन का अंतर हो सकता है ना। तो ये 25 दिसंबर से भी हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक में अगर 25 दिसंबर लिख रखा है वो भी मान्य है, किसी की बुक में 1 जनवरी लिख रखा है वो भी मान्य है, और किसी की बुक में 15 जनवरी लिख रखा है वो भी मान्य है। तो मिड जनवरी से मिड मार्च, मिड मार्च से मिड मई, इसमें आते हैं चैत बैसाख। कौन सी ऋतु आती है? बसंत।
अब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। शुरुआत में भाई शिशिर ऋतु आती है, शुरुआत में महीना कौन सा आता है, जनवरी, तो मिड जनवरी, तो ऑटोमेटिक यहाँ से याद हो जाएगा मिड जनवरी से मिड मार्च, मतलब 2 महीने की। और ये आपको याद रखना है, माघ और फाल्गुनी, मतलब ये 2 मंथ शिशिर ऋतु में आते हैं। बसंत में चैत वैशाख आते हैं, ग्रीष्म में जेठ और आषाढ़। अब आषाढ़ चल रहा है इस समय, मतलब एक तरीके से आषाढ़ मंथ चल रहा है इस समय, क्योंकि अपने जो बाजरा बोते हैं ना, बाजरा की बुआई आषाढ़ में होती है। अब फिर जो सावन के महीने आते हैं, जो लड़कियां व्रत करती हैं सोमवार के, ठीक है, वो वर्षा काल में आता है। वर्षा ऋतु में सावन और भाद्रपद 15 जुलाई से 14 सितंबर, मतलब मिड जुलाई से मिड सितंबर। फिर आती है शरद ऋतु, अश्विन और कार्तिक मिड सितंबर से मिड नवंबर। और हेमंत मार्गशीर्ष और पौष महीने आते हैं। पौष के आप जानते हैं ना, पौष बड़ा बट रहे हैं, मतलब पकौड़ियाँ बटती हैं शहरों में, आपने देखा होगा कि पौष बड़े बट रहे हैं, तो ये पौष के मंथ में बिकते हैं। देखो भारतीय मास के हिसाब से ऋतुएं चलती रहती हैं और लोग ध्यान के रखते हैं और कार्यक्रम भी करते हैं। जैसे आपने देखा कि आषाढ़ में क्या करते हैं, बाजरा की बुआई होती है। जेठ में क्या होती है, बहुत गर्मी पड़ी होती है, ठीक है। वैशाख में गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे आप अनुमान भी लगा सकते हो, जो गांव के बच्चे हैं वो समझ जाते हैं अच्छी तरीके से। मेरे तो खैर आधे याद थे, क्योंकि मैं गांव से हूँ, तो मुझे इतना टेंशन नहीं हुआ इसको याद करने में, ऑटोमेटिकली समझ में आ गया। शिशिर में आपको याद करना है माघ फाल्गुन, वसंत में चैत वैशाख, ग्रीष्म में जेठ आषाढ़। देखो इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। ये आपको याद है 6 की 6, ये आपको याद हो गया भाई, क्योंकि जनवरी महीना पहला आता है ना, तो मिड जनवरी से मिड मार्च, मिड मार्च से मिड मई, मिड मई से मिड जुलाई, मिड जुलाई से मिड सितंबर, मिड सितंबर से मिड नवंबर, और मिड नवंबर से मिड जनवरी। ये आपको याद है, ये आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी आपको। तो कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस में याद कर लो, माघ फाल्गुन चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष। तो 2 का जोड़ा बना दो, 2 का इसमें, 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 मतलब इसको एक सीक्वेंस में याद कर लो। जैसे अपन फायदा याद करते थे ना बचपन में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वैसे याद कर लो। माघ फाल्गुन चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष। ये तो आपको याद होने चाहिए बचपन से, क्योंकि भारतीय महीने अपन को खुद को याद नहीं। और देखो प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है अपन को, तो कितनी दयनीय स्थिति है अपनी संस्कृति में, ये बताती है, दर्शाती है कि अपन को अपनी संस्कृति का नॉलेज नहीं है। क्योंकि अपन ने ये महीने तो याद कर लिए, क्योंकि ये विदेशी महीने हैं, अंग्रेजी महीने याद तो याद कर लिए, लेकिन अपन ने खुद के भारतीय महीने अपन ने याद। और क्वेश्चन यहीं से आता है, भारतीय महीनों के नाम लिखो, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया, किसी की बुक में अगर ये 1 जनवरी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, किसी की बुक में ये 25 दिसंबर है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 से 20 दिन का अंतर आ सकता है। तो ये आचार्यों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया, तो अपने अपने हिसाब से याद कर सकते हो। क्लियर? कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। हेलो, क्या हुआ, सब शांत कैसे हो? सर नो डाउट। ओके, तो महीने याद कर लेना, क्योंकि ये भारतीय महीनों, जैसे मेरे क्वेश्चन आया था 2017 में कि वर्तमान में चल रही ऋतु के नाम लिखो, उसका टाइम काल लिखो जो मतलब आधुनिक समय, और कौन सा भारतीय मंथ लग रहा है इस समय वो भी लिखो। तो एक यूनिक क्वेश्चन था। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन दूंगा, जब मैं पीछे को क्वेश्चन बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा, तब भी आपको एक क्वेश्चन दूंगा कि वर्तमान में चल रही ऋतु, तो आपको टाइम के हिसाब से भाई मिड सितंबर चल रहा है कि मिड जनवरी चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको पता लग जाना चाहिए। शिवजी वसे के नाम से आपको ट्रिक्स याद होनी चाहिए, क्योंकि शिशिर शुरुआत में आती है, जनवरी भी शुरुआत में आता है, तो ऑटोमेटिकली बस उन 12 महीनों के नाम याद करने हैं जो भारतीय महीने हैं, वो सीक्वेंस में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हेमंत ऋतुचर्या, ठीक है। विंटर ऋतु में मतलब सर्द ऋतु की बात करते हैं सबसे पहले। वैसे तो अपन ने याद की थी शिशिर वसंत ग्रीष्म, शिशिर से स्टार्ट किया था और हेमंत बिल्कुल लास्ट में, लेकिन सर्दियां हेमंत से स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए अपन हेमंत ऋतुचर्या पहले कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि शिशिर में भी सर्दी होती है और हेमंत में भी सर्दी होती है, तो अपन हेमंत से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सर्दी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हेमंत का काल कौन बताएगा? हेमंत का टाइम है 15 नवंबर से 15 जनवरी, ठीक है। तो महीने आते हैं इसमें मार्गशीर्ष पौष और हेमंत ऋतु में, मतलब ये आपको याद होना चाहिए ऑटोमेटिकली भाई। हाँ, हेमंत मतलब सबसे लास्ट की, तो जनवरी से पहले के 2 मंथ, मतलब 15 जनवरी से पहले के 2 मंथ, तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से 15 जनवरी, मतलब 2 मंथ हो गए, ये आपको याद होना चाहिए ऐसे। अब आता है हेमंत ऋतुचर्या, विंटर रिजमन। अग्नि अत्यधिक बढ़ी हुई होती है। अब देखो यहाँ पे देखना, वहाँ पे था डोमिनेंट रस, कि भाई कौन सी ऋतु में कौन सा रस प्रदान होता है, और वहाँ पे अपन ने लिख दिया था मधुर रस डोमिनेंट रहता है, ठीक है। मधुर रस डोमिनेंट होता है, क्योंकि सूर्य का बल बिल्कुल क्षीण होता है,
स्निग्धता बढ़ी हुई होती है पूरे वातावरण में, क्योंकि सूरज तो निकलता ही नहीं है सर्दियों में, तो इसलिए स्निग्धता बढ़ी रहेगी। तो ओनली मधुर रस की प्रधानता रहती है, क्योंकि मधुर रस स्निग्ध को बढ़ाता है ना, तो वातावरण में भी मधुर रस की डोमिनेंसी है। अब आप बोलोगे कि सर मधुर रस के पहले से डोमिनेंस है, अब आप बताओ क्या करोगे। अब थोड़ी देर बाद में थोड़ा क्वेश्चन आएगा आपका, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। अग्नि अत्यधिक बढ़ी हुई होती है क्योंकि शीत के कारण त्वचा पर शीत वायु का संसर्ग संस्पर्श होने के कारण, देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शरीरस्थ ऊष्मा अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण जठराग्नि प्रबल हो जाती है। यदि इस अग्नि को अल्पाहार प्राप्त होता है तो वायु से प्रेरित होकर यह अग्नि धातुओं को पचाती है। इसलिए हेमंत ऋतु में मधुर अम्ल लवण स्निग्ध रसों का सेवन करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एक लाइन आई है, इसलिए हेमंत ऋतु में मधुर अम्ल लवण स्निग्ध रसों का सेवन करना चाहिए। डोमिनेंस भी मधुर रस है वातावरण में, आप खिला भी मधुर रस रहे हो, तो कफ का तो बहुत ज़्यादा भयंकर काल हो जाएगा, मतलब कफ बॉडी में। देखो डोमिनेंस भी वातावरण में भी कफ का डोमिनेंस है, आप बुला रहे हो कि भाई मधुर भी खिलाओ, मतलब स्निग्धता, और ऐसा ही अपन खिला रहे हो, तो मतलब एक डबल प्रभाव हो गया ना, डबल इफेक्ट हो गया। तो कहीं रोग नहीं हो जाएंगे, बहुत सारे भयंकर नहीं हो जाएंगे रोग। लेकिन इसका आंसर पहले आ गया, क्यों? क्योंकि अग्नि अत्यधिक बढ़ी हुई होती है। अग्नि अत्यधिक बढ़ी क्यों बढ़ी हुई थी भाई? अग्नि इसलिए बढ़ी हो जाती है क्योंकि शीत ऋतु है। शीत ऋतु में क्या होता है, जो अपने छिद्र होते हैं त्वचा के, वो त्वचा के स्पर्श से, देखिए यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि शीत वायु का संस्पर्श होने के कारण शरीरस्थ ऊष्मा अवरुद्ध हो जाती है। वो सर्दी की वजह से, सर्दियों में क्या सिकुड़ जाती है ना त्वचा, तो छिद्र थे वो बंद हो जाते हैं, जैसे अपने जो बालों के छिद्र होते हैं त्वचा में, वो बंद हो जाते हैं, सिकुड़ जाती है त्वचा सर्दी में, उसकी वजह से शरीरस्थ ऊष्मा अवरुद्ध होती है। जो अपने शरीर की गर्मी है, जो मतलब एनर्जी है, वो निकल नहीं पाती। इससे क्या होता है, जिसके कारण जठराग्नि, जो अपनी डाइजेस्टिव फायर है, वो प्रबल हो जाती है, मतलब बहुत भयंकर रूप से बढ़ जाती है। डाइजेस्टिव फायर मतलब कैसा भी खाना खाओ आप पच जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, ठीक है पच तो जाएगा, मान ली बात, तो लेकिन बाहर भी कप है और आप कप खिला रहे हो, तो लेकिन ये बोलता है कि यदि इस अग्नि को अल्पाहार प्राप्त होता है, मगर अगर मान लो कटु तिक्त कसाय दोगे आप, मान लो, ठीक है, तो जल्दी पच जाएगा, क्योंकि वो तुरंत लघु होते हैं खाने में और तुरंत पच जाते हैं। यदि इस अग्नि को अल्पाहार प्राप्त होता है तो वायु से प्रेरित होकर, मतलब कटु तिक्त कसाय खिलाओगे आप तो वो वायु बढ़ जाएगी, क्योंकि कटु तिक्त कसाय रस क्या करता है, वात को बढ़ाता है, तो वायु से प्रेरित होकर वह अग्नि धातुओं को पचाती है। तो अपनी बॉडी है ना, जो धातु मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनका नाश करने लग जाएगी। उसको तो क्या कुछ भी हो शरीर में पकाने लग जाएगी वो, ठीक है। पचाने का मतलब एक तरीके से उसका नाश करने लग जाएगी। तो इसलिए ताकि शरीर का नाश ना हो, बॉडी बैलेंस में रहे, अपन को मधुर अम्ल लवण खिलाना पड़ता है, क्योंकि अपनी अग्नि डाइजेस्टिव फायर बहुत मजबूत है, तो अपने कफ के रोग को होने नहीं देती। ये बात इसकी ध्यान रखना, बहुत मतलब आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये बात फैक्ट है। तो समझ में आया ना कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जो अपन ने वहाँ बताया था वो डोमिनेंसी थी, वातावरण में डोमिनेंसी, कौन सी ऋतु में क्या पीना है, क्या खाना है, वो ऋतु के अनुसार बताएंगे। तो इस ऋतु में क्या खाना है अपन को, मधुर अम्ल लवण। क्यों खाना है, क्योंकि अग्नि बढ़ी हुई होती है। अग्नि क्यों बढ़ी हुई होती है, क्योंकि शरीर की ऊष्मा अवरुद्ध हो जाती है। सर्दियों में त्वचा के जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे अग्नि बाहर नहीं निकल पाती और वो अंदर ही अंदर प्रबल हो जाती है। अगर इसको अपन मधुर स्निग्ध रस नहीं देंगे तो ये अपने रस को, रक्त को, मांस को, अस्थि को, मज्जा को मतलब जला देगी, एकदम से अंदर से खोखला कर देगी शरीर को। इसलिए उस अग्नि को शांत करने के लिए अपन को घी, तेल, वसा, मज्जा, जितना भी हैवी है ना भोजन, वो करना चाहिए। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ओके सर। अब क्लियर हुआ ना, क्योंकि वहाँ पे था डोमिनेंसी, वातावरण में डोमिनेंसी। अपन को खाना क्या है वो ऋतु के अनुसार डिसाइड होगा। अपन इसलिए खा रहे हैं यहाँ पे मधुर अम्ल रस, क्योंकि अपनी अग्नि शरीर को नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए अपन मधुर अम्ल लवण खा रहे हैं। अगर जैसे ग्रीष्म में कटु रस प्रदान है तो कटु रस वहाँ पे नहीं खाएंगे, वो सबका अलग अलग प्रक्रिया है। तो तभी तो मैं बोलता हूँ थोड़ा वेट कर लिया करो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाया करेगा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम लगा दिया। अब देखो अगली, हेमंत ऋतु में रात्रि के लंबी होने से,
देखो सर्दियों की तुम आपको पता है सर्दियों में रात लंबी होती है, तो हेमंत ऋतु में रात्रि के लंबी होने से वातघन तेलों से मर्दन अभ्यंग व ऊर्ध्ववर्तन करें। वात घन जो वात को हरती हो, जैसे कि सिंपल सी बात है, वात को बढ़ने नहीं देना। वातावरण में भी डोमिनेंसी है किसकी? कफ की। खिला भी कफ रहे हो, और जरा सा भी कफ मतलब जरा सा भी वात को नहीं बढ़ने देना, मतलब कफ ही कफ करना है सर्दियों में। क्यों? मर्दन अभ्यंग ऊर्ध्वतन। कैसे? वात घन तेलों से मर्दन। अब वात घन से मतलब वात का नाश। वात बढ़ जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे लिख रहा है कि वायु बढ़ जाएगी, तो वायु से प्रेरित अग्नि धातुओं को पचाती है। अपनी बॉडी है ना अंदर से खोखली हो जाएगी, आपके शरीर में मांस नहीं बचेगा, रक्त कम हो जाएगा, वायु बढ़ जाएगी। तो इसलिए मुक्त सर्दियों में तो वात घन तेलों से मर्दन करो, अभ्यंग करो, उस पर अच्छी तरीके से तेलों से मालिश करो, फिर ऊर्ध्ववर्तन करो। ऊर्ध्ववर्तन क्या रहो? स्नेह युक्त ऊर्ध्ववर्तन। अपन बताते हैं पेस्ट युक्त, एक तरीके से अपन वो हल्दी का पेस्ट लगाते हैं उस तरह का। तो यह है ऊर्ध्ववर्तन, मतलब किस तरह का? स्निग्धता युक्त ऊर्ध्ववर्तन करना है अपन को। अब आप बोलोगे सर जी देखो वातावरण में भी कफ है, इधर को भी कफ कर रहे हो, और यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है बात का। क्योंकि अगर आप बात को कंट्रोल नहीं करेंगे, कभी कभी जैसे आग लग जाती है और हवा चल जाने दो, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है उस अग्नि को, क्योंकि वो फिर जलाती जाती है पूरे गांव को। आपने देखा होगा ना भीषण आग के हादसे देखे होंगे ना आपने, वैसा ही बॉडी में होता है अपनी बॉडी में। क्योंकि अग्नि पहले से प्रबल है, अग्नि अत्यधिक, जैसे ही ये मतलब वात बढ़ा तो और ज़्यादा प्रकोपित हो जाएगी, और शरीर में उसको जो भी मिलेगा ना पचाने के लिए वो उसको पचा जाएगी। पहले सबसे पहले रस का नंबर लेगी, रस के बाद में रक्त, रक्त के बाद में मांस, मांस के बाद मेद, मेद के बाद अस्थि, अस्थि के बाद मज्जा, सब खत्म, बॉडी खत्म, आदमी डेड। तो इस वजह से अपन को वात को कंट्रोल रखना पड़ता है उस समय, क्योंकि अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी ये, क्योंकि अपनी अग्नि प्रबल है, अग्नि अत्यधिक बड़ी हुई है, प्रबल है, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा कप अपन को, क्योंकि अग्नि संभाल रही है। जितना कप आ रहा है उसको पचा रही है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन तब आती है, प्रॉब्लम तब आती है कि पच नहीं पाता कफ, कफ बढ़ रहा है बॉडी में, क्योंकि बढ़ने ही नहीं देती, अग्नि खत्म कर देती है तुरंत उसको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी तो बोलते हैं ऋतुचर्या का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऋतुचर्या को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हेमंत ऋतु में रात्रि की ये हो गया। मांस रस मध्य सुरामंड का पान करें। मांस रस का मतलब होता है, मांस रस तो आप जानते हो ना, मांस का रस एक तरह से मांस को उबाल के एकदम जो पानी से तैयार हो जाता है, जो उसका जो पोषक तत्व आ जाते हैं उसको पीना चाहिए। मद यानी शराब, दारू, सुरामंड एक तरह की दारू ही होती है, का पान करें यानी मतलब सेवन करें, उनको पीना चाहिए। निवात उष्ण गृह में निवास करें। इंपॉर्टेंट लाइन, निवात उष्ण गृह, क्योंकि अब सर्दी की बात चल रही है, हेमंत यानी विंटर रीजन। तो निवात उष्ण गृह का मतलब होता है गर्भगृह। गर्भगृह का मतलब होता है कि ज़मीन को खोद कर कोई गृह बनाते हैं ना, या फिर मतलब जिसको एक ऐसा घर बना लिया मिट्टी का, उसके अंदर अपन ने क्या कर लिया, मतलब अंगारे जला दिए, लकड़ी के अंगारे जला दिए, उसको गर्मी दे रखी है अंदर ही अंदर से, तो उसमें निवात उष्ण गृह में निवास करें। मतलब कहते हैं सर्दी से बचो। कहने का मतलब यह है कि सर्दी से बचना चाहिए, कि अंगारे जला लिया घर में लकड़ी के, तो उससे गर्म हो जाता है, तो उसमें रहो, या फिर ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के घर बनाओ, उसके अंदर रहो, तो निवात उष्ण गृह में निवास करें। कहने का मतलब है कि डायरेक्टली जो वातावरणीय हवा है, जो वायुमंडल की हवा डायरेक्ट आपके शरीर पे स्पर्श ना करे। कहने का मतलब ये है। तो या तो ज़मीन के अंदर बना लो, या फिर उसको ऐसे ढक के बनाओ, ऐसे मतलब सेपरेट, जिसमें हवा ज़्यादा प्रवेश ना कर सके। गेहूँ, उड़द, गन्ने का रस, दूध, क्षीर विकृति यानी दही, मतलब दूध से बने पदार्थ, दही, छेना, मावा, घी आदि का सेवन करें। ये सब क्या करते हैं? कफ को बढ़ाते हैं, मतलब एक तरीके से अग्नि का कंट्रोल रखते हैं, अग्नि ज़्यादा बढ़े ना अग्नि की, इस अग्नि के लिए अपन को ये सब खाना है। अगर आप ये नहीं खाओगे, आप बोलोगे मेरे कफ बढ़ जाएगा, तो आपकी बॉडी का नाश हो जाएगा। तो आपको ये खाना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, ये आपका मतलब एक तरीके से यही वो है, ये मतलब सेशनल है, आपको ये करना ही है। आप अगर इसके रीत के अनुसार अपोजिट चलोगे तो आप बीमारी हो जाओगे, आप कमज़ोर हो जाओगे। अब आप बोलोगे गेहूँ, उड़द, गन्ने का रस क्या करता है? क्योंकि ये भारी होते हैं, स्निग्ध होते हैं। गेहूँ होता है नया गेहूँ, इस पर होता है न्यू गेहूँ, जो नया नया पैदा होता है ना, कि जो अभी खेत से जस्ट निकाल के ही लाए हैं, मतलब पैदा हुआ है, वो होता है भारी, ठीक है। गुरु, स्निग्ध, उड़द भी मतलब गुरु होती है, स्निग्ध होती है, पचने में बहुत टाइम लगता है। गन्ने का रस तो आप जानते हो मधुर होता है। दूध, क्षीर विकृति, दही, छेना, मावा, घी आदि का सेवन। तो ये सब एक तरीके से अग्नि को कंट्रोल रखने के लिए अपन को ये चीज़ खानी है। स्नान,
पान व अन्य कार्यों में सुखोदक कुछ गर्म पानी काम में लें, क्योंकि ठंडी है। आपको पता है भाई बाहर सर्दी पड़ रही है, तो त्वचा को मतलब क्या है, शीत से बचाने के लिए आपको कुछ गर्म पानी काम में लेना है, मतलब गुनगुना पानी काम में लेना है सर्दियों में। स्नान में भी, पीने में भी, और कोई कार्य कर रहे हो आप तो उसमें भी आपको कुछ गर्म पानी काम, मतलब कुछ गुनगुना पानी काम में लेना है। तो समझ रहे हो ना सर्दियों में कैसी ऋतुचर्या आपको अपनानी है। शीत ऋतु में यथाशक्ति संभोग किया जा सकता है, मतलब शीत ऋतु में आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार सेक्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ओढ़ने पहनने में पर्याप्त सावधानी रखें, बिना पहाड़ त्राण के, मतलब एक तरीके से बिना कुछ पहने चप्पलों में, मतलब बिना कुछ पैरों में कुछ पहने, ऐसे नहीं घुमाने ही जा रहे हो, मतलब बिना कुछ पहने बाहर ना निकलें, कुछ ना कुछ पहन के पैरों में बाहर निकलना चाहिए। तभी आपको बाहर निकलना चाहिए जब कुछ पैरों में आपने पहन लिया हो, या कुछ बोलते ना एक तरीके से चप्पल पहन लियो, जूते पहन लियो, उगाने पैर आपको बाहर नहीं निकलना। ये है हेमंत ऋतुचर्या की आपको दिन, मतलब एक तरीके से आपको ये नियम के पालन करने हैं। बहुत से व्यक्ति, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। देखो यहाँ पे स्नान पानी में गर्म पानी आई गया, ओढ़ने पहनने में पर्याप्त सावधानी रखें, किसको, त्वचा को बचाओ, किससे, सर्दी से। इसलिए ओढ़ने और पहनने में, सर्दी पड़ रही है तो आपको ऊनी वस्त्र पहनने हैं, ठीक है। रात को सोती समय आपको अच्छी तरीके से ओढ़ना है, बिना पैरों में कुछ धारण किए बाहर मत निकलो, ठीक है। आपको ये भारी पदार्थ खाने हैं कफ को बढ़ाने वाले, क्योंकि अग्नि बढ़ी हुई है, इसलिए आपको कफ को बढ़ाने वाले, ताकि ये दोनों मेंटेन रहे। अगर आप ऐसा चीज़ नहीं खाओगे तो यहाँ पे पहले लिख दिया, तो वायु से प्रेरित होगी, ये अग्नि धातुओं को पचाती है। कहने का मतलब अगर आपको अग्नि प्रबल है और कुछ खा नहीं रहे हो, बॉडी को कुछ दे नहीं रहे हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसको जो मिलेगा ना, तो आपकी बॉडी में रस मिलेगा, रक्त मिलेगा, मांस मिलेगा, उसको पचा जाएगी और आप कमज़ोर हो जाओगे। तो हेमंत ऋतुचर्या क्लियर? कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। सर हाँ बोलो। सर हेमंत ऋतु में हमारे लिए कफ को बढ़ाना होता है। कप को बढ़ाना नहीं होता, अपन को बस अग्नि को मेंटेन रखना होता है, ठीक है। कप को नहीं बढ़ाना, कप ऑटोमेटिक, कप बढ़ाना ही नहीं है आपको, बस अग्नि को मेंटेन रखना है। अग्नि कंटिन्यू जितना आप पचा सके ना उतना खाना खाते जाओ, आपकी भूख को कंट्रोल करते रहो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सर बात धन जी लिख रहा है, ये क्या लिखा है इसका मतलब? क्या बात घन तेलों से मर्दन करे, मतलब इसका मतलब नहीं समझ हाँ, में आया। ये बात घन तेलों से मर्दन, कहने का मतलब ये है कि देखो हेमंत ऋतु में रात सर्दियों में रात लंबी होती है, ठीक है। तो अपन जैसे शाम को खाना खाया तो अपन सुबह उठेंगे, क्योंकि रात सारी रात बहुत लंबी है, खाना पच गया, खाना पचने के बाद में क्या होती है, भूख लगती है अपन को, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है हेमंत रात्रि में, रात लंबी होने के, और आपको पता है 2 से 6 का टाइम वात का काल होता है रात्रि में। आपने जब अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना भाई, वात का टाइम कौन सा, रात्रि के समय में 2 से 6, तो वो टाइम थोड़ा लंबा रहता है एकदम से, है तो 4 घंटे ही, लेकिन ऐसा लंबा लगता है क्योंकि थोड़ी सूरज भी थोड़ा लेट उगता है, तो उस वात की वजह से उसका वात ज़्यादा ना बढ़े बॉडी में, तुरंत उसका नाश करो। तो लंबी होने से वातगन तेलों से मर्दन अभ्यंग उर्तन, सुबह सुबह ये काम करना चाहिए भूखे पेटी अपन को, ताकि वो वात कंट्रोल में रहे, ठीक है। वात को बढ़ने नहीं देना है, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि बात बढ़ जाएगी तो फिर आपकी अग्नि अनकंट्रोल हो जाएगी, फिर कंट्रोल नहीं होगी। और कोई डाउट? ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। अब देखो यहाँ पे शिष्य ऋतुचर्या, विंटर रिज में ना, हेमंत के समान ही होती, क्योंकि सर्दी तो है, पहले सर्दी पढ़ लिया अपने, सर्दी के को सारे काम वही करने हैं, हेमंत के समान ही होती है। लेकिन शिशिर में शीत व आदान काल जनित रुक्षता होने से उष्ण व स्निग्ध द्रवों का सेवन करें। कहने का मतलब ये है, सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसा अपन ने हेमंत ऋतु में किया है, लेकिन 2 बातों की ध्यान रखनी है कि शिशिर में शीत, सर्दी बढ़ गई एक तो, क्योंकि जनवरी में सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो शिशिर ऋतु में मतलब चरम पे होती है अपनी सर्दी, फिर ख़त्म भी होने लग जाती है लास्ट में। तो शिशिर में सर्दी, शीत व आधान कलित। अब आदान काल स्टार्ट हो गया, शिशिर से उत्तरायण स्टार्ट हो जाता है ना, शिशिर वसंत ग्रीष्म से उत्तरायण स्टार्ट हो जाता है। उत्तरायण से क्या होता है, रुक्षता बढ़ जाती है। रुक्षता अभी अपन ने डिस्कस किया था, देखो यहाँ पे रुक्षता बढ़ रही है, मतलब वात बढ़ रहा है। शिशिर वसंत ग्रीष्म मतलब यहाँ से शिशिर से जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, शिशिर से रुक्षता बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण में आ जाता है, उत्तरायण काल में स्टार्ट हो जाता है। तो आदान काल मतलब आदान काल से उत्पन्न रुक्षता
होने से उष्ण व स्निग्ध द्रवों का सेवन करें। उष्ण क्यों भाई? शीत की वजह से, सर्दी ज़्यादा बढ़ गई इसलिए उष्ण द्रवों का सेवन करो। और स्निग्ध क्यों? क्योंकि रुक्षता और ज़्यादा बढ़ गई तो और ज़्यादा स्निग्ध द्रवों का सेवन करो, और ज़्यादा कफवर्धक और ज़्यादा मधुर रसों का सेवन करो। कहने का मतलब ये है। अब 4 मंथ हो जाएंगे आपको लगातार कफ का वर्धक खाते हुए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, नहीं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 मंथ हो जाएंगे आपको कफवर्धक हार विहार खाते हुए, क्योंकि आपकी अग्नि उस समय प्रबल रहेगी। अब जैसे ही सर्दी खत्म, अब आपकी त्वचा के रंध्र खुल जाएंगे। तो अगली ऋतु है बसंत ऋतुचर्या, स्प्रिंग रिजमेन, ठीक है। अब समझ में आ गया ना शीर्षक का? समझ में आ गया? आगे बढ़ूँ मैं? यस सर। कहने का मतलब है सेम टू सेम करना है जैसा, लेकिन इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा उष्णता बढ़ा दो और स्निग्धता। उष्णता क्यों? क्योंकि शीत बढ़ गया तो उष्णता इसके विपरीत। और स्निग्ध क्यों? क्योंकि रुक्षता बढ़ने लग गई यहाँ पे। किसकी वजह से? आदान काल की वजह से, क्योंकि आदान काल में रुक्षता बढ़ने लग जाती है। तो स्निग्ध पदार्थों का और ज़्यादा उपयोग करो। अब करते हैं अपन बसंत ऋतुचर्या। अब बसंत ऋतुचर्या में क्या होता है? सिंपल सी बात यह है कि जैसे ही अब सूर्य बढ़ने लग गया, क्योंकि सर्दी खत्म हो गई, सर्दी खत्म होने के बाद जैसे कि अब ये बात आ गई मार्च के महीने की बात है, मतलब मार्च के महीने में अपने मिड मार्च में बसंत स्टार्ट हो जाती है। चलो कोई व्यक्ति मान ला 1 मार्च से मान लो, अपन ने 15 की जगह अपन ने 1 मान लिया, क्योंकि 1 से थोड़ा ईजी हो जाता है। 1 मार्च से अपना बसंत स्टार्ट हो गया, गर्मी स्टार्ट हो गई, मतलब थोड़ा थोड़ा सूरज निकलने लगा, मतलब होली का सा टाइम आ गया, ठीक है। होली में थोड़ा सा सूरज आ जाता ना, तो बसंत ऋतु। तो अपने त्वचा के छिद्र खुलने लगे, त्वचा थोड़ी ढीली हो जाती है, तो उसमें बाहर निकलने लगी, अग्नि हो गई मंद। अब सुनो, शीत ऋतु में संचित कफ। अब अपन ने 4 महीने कफ ही कफ खाया तो बॉडी में इकट्ठा तो होगा। देखो ऐसी बात तो नहीं है कि भाई इतने सब कुछ पाचन कर जाएगी, कुछ ना कुछ तो बॉडी में इकट्ठा होगा, मतलब आपकी हेल्दी बन जाएगी। अपन बोलते हैं ना घी खा रहा है, मावा के लड्डू खा रहा है, ठीक है। लड्डू बनाए थे सर्दियों में, मम्मी ने लड्डू बनाए थे इसलिए मैं मोटा हो गया। तो मतलब फैट जमा, मतलब एक तरीके से इकट्ठा तो हुआ बॉडी में कफ। 4 महीने कोई चीज़ लगातार खाओगे तो जमेगी बॉडी में, सिंपल सी बात है। तो शीत ऋतु में संचित कफ, तो एक्यूमुलेट्स कौन सा हुआ? कफ हुआ। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु। शीत ऋतु में कफ एक्यूमुलेट हो गया, मतलब संचित हो गया, ओके, अपनी बॉडी में। तो ये बोल रहा है कि शीत ऋतु में संचित कफ बसंत में सूर्य की किरणों से। अब जैसे ही मान लो सूर्य बढ़ने लगा, क्योंकि आदान काल जनित, क्योंकि आदान काल की वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी। तो बसंत में सूर्य की किरणों से पिघल कर, मतलब लिक्विफाइड, अब जो जमा हुआ कफ था, जो फैट जमा हुआ था अपनी बॉडी में, पिघलने लग गया, ठीक है। किसकी वजह से? गर्मी की वजह से। बसंत में सूर्य की किरणों से पिघल कर कफज विकारों को उत्पन्न करता है। कहने का मतलब ये है कि अब वो नुकसान करेगा कब? अपन ने खाया कब था? 4 महीने तक, तब नुकसान नहीं किया बिल्कुल, क्योंकि वो बॉडी में संचित होता गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नुकसान कब करेगा वो? बसंत में सूर्य की किरणों से पिघल कर वो पिघलने लग गया और वो अवरोध करने लग गया, स्रोतों को अवरोध करने लग गया, ठीक है, विकार उत्पन्न करने लग गया, अग्नि को मंद करने लग गया। पिघल कर कफज विकारों को उत्पन्न करता है। यह कफ मंद अग्नि करता है। अब कफ पहले मतलब पिघलने लग गया, तो पिघला हुआ कफ क्या करता है? पहले से अग्नि मंद हो गई, मैंने आपको बताया त्वचा के छिद्र खुल गए, इससे अग्नि मंद हो गई। अब ये कफ और पिघलने लग गया गर्मी की वजह से। अब ये मतलब कफ पिघला, जो रही हुई अग्नि थी ना उसको भी मंद कर दिया, वह कफ मंद अग्नि करता है। इसलिए कफनाशक कर्म करें, मतलब इसलिए इस ऋतु में, मतलब कौन सी ऋतु में? बसंत ऋतुचर्या में कफनाशक, मतलब कफ को दूर करने वाले काम करो। जो भी काम करना है ना, अब कफ को भगाओ। 4 महीने अपने कप खाया था सर्दियों में, मतलब खूब ही तो स्निग्ध खाया, खूब ही तेल खाई, खूब ही घी खाया, खूब दूध पिया, मतलब तरोताज़ा हो गए, मोटे हो गए अच्छे खासे। अब क्योंकि अब बसंत आ गई, सूरज बढ़ने लग गया, तो आपका जो फैट था वो जमा हुआ था बॉडी में पिघलने लगा, वो क्या करेगा? अग्नि मंद करेगा और कफ वाले रोग उत्पन्न करेगा। तो इसलिए कफ वाले रोग उत्पन्न ना हो आपको, इसलिए कफनाशक कर्म करने चाहिए। कौन सी ऋतु में? बसंत ऋतुचर्या में। अब क्या क्या करोगे कफनाशक? तीक्ष्ण बमन, फर्स्ट चैप्टर में अपन ने बताई थी श्रेष्ठ औषध क्या है बमन की। अगर बमन में मतलब नहीं, श्रेष्ठ औषध क्या है? कफ की। अगर कफनाशक रोग, कफ वाले रोग उत्पन्न होते हैं, तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट किया श्रेष्ठ शोधन और समन औषध 2 पढ़ी थी कफ के लिए। कौन बताएगा?
सर हनी यूज करना चाहिए। हाँ, कमन हनी में यूज करना मधु चाहिए। और शोधन में वमन। हाँ, शोधन वमन करना चाहिए। तो बस देखो फर्स्ट वाला चैप्टर यहाँ फंडामेंटल काम आ गया ना, तो यहाँ पे लिख दिया तीक्ष्ण वमन, मतलब उस व्यक्ति को वमन कराना चाहिए। ठीक है, पंचकर्मा का एक प्रोसेस है वमन। ठीक है, मतलब एमएससीसी करवाना चाहिए उसको। ठीक है, और नश्य, नश का वहाँ पे कुछ योगदान नहीं था, लेकिन यहाँ पे लिख दिया क्योंकि तीक्ष्ण व रुक्ष औषधियों से। देखो यहाँ पे रुक्ष औषधि लिख दी मैंने ऊपर, आपको याद हो, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं उनके ट्रिक्स देता हूँ लास्ट में समझाने के लिए। नहीं, मैं ये चीज़ बोल के बताता हूँ आपको कि तीक्ष्ण व रुक्ष औषधि। नस क्या करना है, तीक्ष्ण वाला देना है। तीक्ष्ण से क्या करेगा, कप को बाहर निकलेगा, कप बाहर निकलेगा। रुक्ष क्या करेगा, रुक्षता लाएगा बॉडी में, क्योंकि कप पिघल गया, पहले स्निग्धता बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए रुक्ष औषधियों से, मतलब रूखी सूखी औषधियों से उसका नष्ट कराना चाहिए। आदि कप नाशक कर्म करे, तीक्ष्ण वमन कराओ। तो ये श्रेष्ठ शोधन औषध चिकित्सा है। अब श्रेष्ठ चिकित्सा कर दी अपने कप की, तो कफ वाले रोग पैदा होंगे क्या व्यक्ति को? नहीं होंगे ना, सिंपल सी बात है। आपको बीमारी उत्पन्न होने से पहले आपने ट्रीटमेंट कर दिया उसका, यहाँ पे बोलिए इसलिए कपनाशक कर्म करे। तो तीक्ष्ण वमन करवा दिया आपने उस व्यक्ति को। मान लो जैसे ही वसंत स्टार्ट हुई, उसने 2 बार वमन कर दी, 2 बार उल्टी कर दी, ठीक है, वो बीमारी नहीं होगा। तभी तो बोलते हैं स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आयुर्वेद का जो पहला प्रयोजन है ना, इसी कार्य की सिद्धि करता है। अब देखो, लघु व रुक्ष भोजन लगे, लघु यानी जो जल्दी पच जाए। ठीक है, क्योंकि अग्नि मंद होती है, आपको पता है, कफ है मंदा अग्नि करता है, तो लघु यानी जो जल्दी पच जाए और मंद अग्नि में पच जाए, इसलिए लघु। और रुक्ष, रुक्ष क्या करेगा, शरीर में जो स्निग्धता, तो एक कप था, जो बढ़ा हुआ कप था, जितना भी पिघल पिघल के बढ़ा हुआ था, उसका नाश करेगा। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, श्रृंग वेरांतु और सारंबु जल का सेवन करें। यहाँ पे जल बताए हैं, श्रृंग वेरांतु, श्रृंग वेरांतु यानी सौंठ का उबला पानी। सौंठ का उबला पानी क्या करेगा, कफ का नाश करेगा। और सारंबु, सारंबु यानी क्या होता है, असन, विजयसार, खदीर, चंदन, मतलब ये 4-5 पौधे होते हैं, उनकी जो क्वात होते हैं, उनके लिए इनकी पेड़ पौधों की जड़ें हैं, पत्तियां, तना, ये सब लेके जल में क्वात बना के उसका पान करना चाहिए। वो होता है, इससे क्या होता है, कफ का नाश होता है। जो शरीर में कफ पिघला था ना, ये शरीर से नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, एक तरीके से बाहर निकल जाता है। और श्रृंग यानी वेरांतु, सौंठ का उबला पानी। सौंठ तो जानते ही होंगे आप, कौन कौन जाता है सौंठ, सभी जानते होंगे। ठीक है, तो सारंबु, ये मतलब सारंबु में क्या आता है, आसन। ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मुझे लिखना पड़ा है यहाँ पे, नहीं फिर मैं इसको स्किप भी मार सकता था, लेकिन मैं क्या रही इंपॉर्टेंट है, लिख देते हैं। तो ये असन, विजयसार, खदीर, चंदन, ये क्या पेड़ों के नाम है। ठीक है, उनका जल का पान करें, मतलब उनका सेवन करना चाहिए, जिससे क्या होगा, कफ का नाश होगा। लघु भोजन क्या करेगा, कफ का नाश करेगा। रुक्ष भोजन क्या करेगा, कफ का नाश करेगा। सरंग विरंतु क्या करेगा, कफ का नाश करेगा। और सारंबु क्या करेगा, कफ का नाश करेगा। ये सारी चीज़ें कफ का नाश करने के लिए हैं। ये औषधि भी कफ के नाश के लिए हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसलिए कफ नाशक कर्म करे। वसंत में क्या करना है, कफ नाशक। व्यायाम करो, व्यायाम करने से क्या होता है, मेद का नाश होता है, कफ का नाश होता है। रुक्ष ऊर्ध्वर्तन, यहाँ पर देखो रुक्ष लिखा है पहले से ही, स्निग्ध नहीं है। रुक्ष ऊर्ध्वर्तन मतलब एक तरीके से मेद का विलयन करना है। अपन ने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में ही था, हाँ, दिनचर्या में, कि ऊर्ध्वर्तन यानी एक तरीके से उपटन लगाना। तो यहाँ पर रुक्ष ऊर्ध्वर्तन लगाना, ताकि उस मेद का, उस फैट का नाश हो, वो नष्ट हो और रोग उत्पन्न ना करे। ठीक है, कपूर, चंदन, अगरू, केसर का लेप करें। ये क्या करते हैं, ये भी कफ का नाश करते हैं। कपूर, चंदन, अगरू, केसर का लेप करें, मतलब इनका पेस्ट बना के, ठीक है, वो लेप करें शरीर पे। पुराना गेहूँ, मधु यानी हनी। अब देखो यहाँ पे हनी आ गया, अब श्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठ समन औषध में आ जाए हनी, तो हनी आ गया। जांगल मांस, जांगल मांस यानी ऐसे पशु पक्षियों का मांस जो जांगल प्रदेश में रहते हैं। अब जांगल प्रदेश में अपने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, जांगल देश, जांगल देश यानी जहाँ पर रुक्षता हो, वात प्रदानता हो। अब रुक्षता हो, वात प्रदानता हो, ऐसे पशु पक्षियों का मांस खाओगे तो शरीर में भी रुक्षता बढ़ेगी, वात बढ़ेगा, मतलब कफ का नाश होगा। शूल्य मांस, शूल मांस यानी ये होता है, जो मांस होता है ना, उसको लोहे की सीक पे पोके। अब आजकल क्या होता है, जैसे पनीर टिक्का बनता है ना एक तरीके से, वैसे मांस को मतलब लोहे की सीकों में पोके उसको सेकते हैं, फिर उसको सेवन करते हैं, वो होता है शूल्य मांस। ठीक है, वो नाम है, आचार्य ने बताया शूल्य मांस, मतलब लोहे की सीकों पे। आजकल चिकन टिक्का नाम से मान लो, एकदम चिकन टिक्का होता है ना, वो है ये। शूल्य मांस का सेवन करें।
विभिन्न आसव अरिष्ट सिधु मधुअम्बु, मतलब मधुअम्बु का मतलब होता है वाटर विद हनी, मतलब गुनगुना पानी शहद के साथ पियो। यहाँ पे विभिन्न आसव यानी जो शराबें हैं, मतलब आसव जो मतलब किण्वन करके माध्यम से बनती है ना, वो अरिष्ट सिधु, ये किण्वन के माध्यम से जो शराब बनती है ना वो बताइए यहाँ पे। तो जितनी भी किण्वन के माध्यम से जो शराब बनती हैं, आसव हो गया, अरिष्ट हो गया, सिधु हो गया, और मधुअम्बु, मधुअम्बु यानी वाटर विद हनी का सेवन करें। बसंत ऋतु में भ्रमण अधिक श्रेष्ठ माना गया है। बसंत ऋतु में थोड़ा घूमना फिरना भी चाहिए आपको, ताकि आपके शरीर में एक्टिव रहे और आपका जो कब जमा हुआ था एक तरीके से वो उसका नाश हो। सौंठ, असन, मधु, मोथे के पकाया जल के, अगर क्लास ख़त्म हो जाए बीच में, मान लो रुक जाए, तो दोबारा ज्वाइन मत होना, ठीक है? ओके बच्चों, दोबारा ज्वाइन नहीं होना अगर बीच में क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो। सौंठ, सर आप 1 घंटे की कह रहे थे क्लास की, तो हाँ बस आज आया हूँ मैं, कुछ सेट तो होने दो, 1 घंटा की क्लास करूँगा मुझे पता है। आज मैं आया हूँ, ओके थोड़ा सर। काफ़ी थकान भरा सफ़र था, अभी मैं रिलैक्स भी नहीं निकला क्योंकि रूम इतना गंदा था, 2 महीने से पूरी सफाई की है मैंने। हॉस्टल में रहते हो आप? हाँ। सौंठ, असन, मधु, मोथे से पकाया जल सेवन करने से अग्नि भी बढ़ती है व कफनाशक होती है। ये देखो सौंठ, असन, मधु, मोथे, देखो सौंठ आप जानते हो, असन एक प्लांट है, मधु आप जानते हो हनी, मोथे भी एक प्लांट है। से पकाया जल सेवन करने से अग्नि भी बढ़ती है, क्योंकि अग्नि मंद हो गई थी ना, अग्नि बढ़ाएगा और कफ का नाश भी करेगा। त्याज न करने योग काम, क्या काम नहीं करना आपको बसंत ऋतु में? गुरु शीतल स्निग्ध भोजन ना करें और मधुर अम्ल रस का त्याग करें। मतलब आपको गुरु शीतल स्निग्ध भोजन ना करना है, मतलब भारी भोजन नहीं करना है। जो अपन ने शीत ऋतु में किया था ना, जो शीत ऋतु में किया था वो सब काम नहीं करने। जंगल बाग बगीचे में जो शीतल हो वहाँ मध्याह्न बिताना चाहिए, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे हों, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, ठीक है, सूरज की मध्यम मध्यम किरणें आ रही हों, वहाँ मतलब ठंडापन हो, वहाँ पर दिन का जो दोपहर है वहाँ आपको बितानी चाहिए बसंत ऋतुचर्या में, ठीक है। ये हो गई बसंत ऋतुचर्या। कोई डाउट हो तो मुझसे ग्रुप में पूछना। आज क्लास इतनी करेंगे, कल से 1 घंटे की लेंगे, है ना, क्योंकि आज मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, सफ़र में से आया हूँ, काफ़ी 1.5 दिन का सफ़र हो गया मेरा। ओके, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना ग्रुप में। तो आज की क्लास यहीं पे, थैंक यू। ये बसंत पूरी हो गई यहाँ पे, है ना।